हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्विक स्टडी। काफ़ी दिनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज ये वीडियो आ गई है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो पीडीएफ्स हैं या जो हमारे ये प्रेजेंटेशंस हैं, ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, तो यहाँ स्टेटमेंट के वाइज हम लोग समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड: द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन इक्वल। लॉ ऑफ डिमांड हमें स्टेट करता है, हमें बताता है कि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, हम मतलब कंज्यूमर्स जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो इंक्रीज़ होता है जब प्राइस किसी चीज़ की फॉल्स होती है, कम होती है। एंड डिक्रीज़ व्हेन इट्स प्राइस राइज। और जैसे ही हमारी डिमांड किसी भी क्वांटिटी की कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। वेरी बेस्ट एग्जांपल इसके लिए ये रहेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कम क्वांटिटी में सब्ज़ी ख़रीदते हैं, वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं। लेकिन अगर उसी के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को यूज़ करते हैं और ख़रीदते हैं। उसी चीज़ को मैंने देखिए नीचे एक ब्रैकेट में समझाया है। प्राइस अगर हमारा इंक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारी कम होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। विच शोज़ इट शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बारी आती है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस के बारे में। अब ये क्या होते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में जो ये एजम्पशन वर्ड यूज़ किया जाता है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ी थी, अदर थिंग रिमेन इक्वल। उन्हीं को हम लोग यहाँ एजम्पशंस के तौर पे बताएंगे। जैसे कि पहला एजम्पशन हमारा दिया है, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हमारे कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द टेस्ट इन प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब हमारे यहाँ पे कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं आएंगे। मान लीजिए कंज्यूमर है, उसके टेस्ट में या उसके प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं मिलते, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। अब यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में भी हमारे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड्स हों या चाहे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों। नो चेंज इन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन की साइज़ भी कोई चेंज नहीं होगी। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा प्राइस है फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगा, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं होती है। और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी। यहाँ जो हमारी कमोडिटी होगी वो नॉर्मल कमोडिटी होगी, ना कि कोई इन्फीरियर कमोडिटी होगी, ना स्नॉब अपील वाला केस होगा, ना गिवन गुड का कोई केस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिमांड शेड्यूल एंड इट्स टाइप। अब देखिए डिमांड शेड्यूल क्या होती है, तो डिमांड शेड्यूल इज़ ए द टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब डिमांड शेड्यूल हमारा एक टेबुलर स्टेटमेंट है या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, ग्राफ नहीं होता है, ये एक टेबल के फॉर्म में रहेगा। ये शो करता है कि क्या क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, किस प्राइजेस पे कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर। ये दो तरीके के होते हैं डिमांड शेड्यूल, एक इंडिविजुअल डिमांड का होगा, एक मार्केट डिमांड का होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि कब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी ख़रीद रहा है, किस प्राइस पे ख़रीद रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और कई सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को मिला के ही बनता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ द table which shows various quantities of a commodity that all the buyers, देखिए यहाँ पे बात आ गई ना, all the buyers, all the households, all the consumers are willing to purchase at different prices ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब अलग अलग प्राइजेस पर हम एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम में या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई सामान ख़रीद रहे हैं कई सारे लोग, तो उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए आपने
अकेले एक पेंसिल की मैंने डिमांड कर ली या आपने एक पेंसिल की डिमांड की तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। बट अगर हमने, आपने और कई सारे और बच्चों ने मिलकर अगर पेंसिल्स की डिमांड की या पेन की डिमांड की तो हम सम टोटल डिमांड को क्या कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट डिमांड हमारा क्या है। अब इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ आएगा अब नेक्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसे होता है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, यहाँ देखिए हमको प्राइजेज़ मिल गए हैं लाइन से 100, 90, 80, 70 और यहाँ पे हम उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं वो दिया है। अगर प्राइस 100 है तो हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं 1, प्राइस 90 है तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं 2, प्राइस अगर हमारा फॉल होके 80 होता है तो हमारी क्वांटिटी देखिए 4 हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही प्राइस 70 होगा हमारी क्वांटिटी 6 हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है फॉर एप्पल। अब यहाँ एप्पल अगर 100 रुपीज़ के जी रहता है तो हम कम क्वांटिटी खरीदते हैं, अगर वही 70 रुपीज़ के जी होता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। सेम हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर एप्पल्स। अब यहाँ प्राइस दी गई है जैसे कि यहाँ दिया हुआ था। अब उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे ए है, बी है और ए बी दोनों का है। तो ए ने मान लीजिए इंडिविजुअली ये क्वांटिटी ख़रीदी थी, बी ने ये क्वांटिटी ख़रीदी है इसी सेम प्राइस पर। अब ये तो हमारा इंडिविजुअल दोनों दिखेगा, लेकिन अगर हम इनको सम टोटल कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा टोटल मार्केट डिमांड। तो ए प्लस बी कितना ख़रीद रहे हैं, तो 100 रुपीज़ अगर है प्राइस तो एक अगर ए जो है वो 1 किलो खरीद रहा है और बी हमारा 2 केजीज़ खरीद रहे हैं तो टोटल डिमांड हमारे मार्केट की कितनी हो जाएगी 3। उसी तरीके अगर यहाँ पे 90 रुपीज़ पे ए 2 केजीज़ और बी 3 केजीज़ खरीद रहे हैं तो टोटल मार्केट डिमांड हो जाएगी 5। सिमिलरली यहाँ पे 6 और 7 का भी दिया हुआ है 13। तो ये है हमारा टोटल कि ये हमको मार्केट डिमांड के बारे में बताएगा। इंडिविजुअल डिमांड्स को हम लोग कलेक्ट करके मार्केट डिमांड बनाते हैं और ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड है। होप यू ऑल गाइस इनको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट टू रिमेंबर हैं, आप इस ग्राफ का रिवीजन करिएगा। ट्राई टू मेक अ सिमिलर ग्राफ, इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ आप भी बनाइए। यू कैन चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द टेबल, बट हमेशा याद रखिएगा जो भी ये टेबल आप बनाएंगे इसी से मिलता जुलता आपको डिमांड कर्व भी बनाना है और यही सेम वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी वैल्यूज़ आप इसमें लिखें वो सही हो और ईजी हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशन। अब डिमांड कर्व क्या होता है, जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था वो एक हमारा टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही अब हमारा डिमांड कर्व होता है जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। ये लॉ ऑफ डिमांड से ही बनता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। द पिक्चर ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल का अगर कोई पिक्चर है तो वो डिमांड कर्व कहलाएगी। इट इज़ द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांडेड एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइस। यहाँ पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो भी डिमांड करते हैं वो अलग अलग प्राइसेस पे हम कितना करते हैं गिवन पीरियड में, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। सिमिलरली जैसे डिमांड शेड्यूल हमारा 2 तरीके का था, हमारा डिमांड कर्व भी 2 तरीके का होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा, मार्केट डिमांड कर्व होगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक इंडिविजुअल का बताता है कि वो कितना विलिंग करता है बाय करने के लिए अलग अलग प्राइजेस पर एक पर्टिकुलर टाइम में, और मार्केट डिमांड बताता है कि टोटल कंज्यूमर्स कितना विलिंग कर रहे हैं मार्केट में किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए अलग अलग प्राइजेस पर एक स्पेसिफिक पीरियड में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे ग्राफ होगा जी, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल भी है और मार्केट भी है। लेट मी जूम। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक वाई एक्सिस दिया हुआ है और ये हमारा एक्स एक्सिस दिया है। ओ फॉर ओरिजिन होता है, एक तरफ हमको देखिए वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिख रखा है और क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिख रखा है। जब कोई 100 रुपीज़ का आइटम ख़रीदता है तो कितना ख़रीदता है 1 क्वांटिटी ख़रीदता है। जब 90 का ख़रीदता है तो वो बी जितना ख़रीदेगा, जिसको हम लोग 2 कहते हैं। फिर वो 80 का अगर ख़रीदता है तो वो कितना ख़रीदेगा, सी क्वांटिटी ख़रीदेगा, मतलब यहाँ पे 3।
इस तरीके हम पॉइंट लगा लेंगे। जब पॉइंट लग जाएगा तो हम यहाँ पे एक उसी से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, यहाँ दोनों तरफ हम डी लिख देंगे जिसका मतलब डिमांड कर्व होता है, और ये पॉइंट्स को हम लोग लेबल कर देंगे अल्फ़ाबेट से। ये टोटल हमारा इंडिविजुअल डिमांड का हो गया, दिया भी हुआ है। अब उसी के बाद हम लोग मार्केट डिमांड का बनाएंगे। तो पहले हम लोग बना लेते हैं ए हाउस होल्ड का। ए हाउस होल्ड ने 100 रुपीज़ पे 1 केजी ख़रीदा था और 80 रुपीज़ पे 4 केजीज़ ख़रीदा था। तो ये इनका हमने पूरा डिमांड शेड्यूल बना लिया, डिमांड कर्व बना लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर यहाँ पे कि हाउस होल्ड के बारे में। अब हाउस होल्ड 100 रुपीज़ पे 2 केजीज़ ख़रीद रहा है और 80 रुपीज़ पे 5 केजीज़ ख़रीद रहा है, तो हमने इनका भी प्लस कर लिया। और जब हमने यहाँ पे टोटल दोनों का मिला के मार्केट का बनाया तो 100 रुपीज़ पे यहाँ पे कितना हो गया, 1 केजीज़ इनका और 2 केजीज़ इनका, तो टोटल हो गया हमारा 3 केजीज़। और फिर यहाँ पे 80 रुपीज़ पे 4 केजीज़ ये और 80 रुपीज़ पे 5 केजी ये, तो इनका टोटल मिला के हमारा हो जाएगा कि 80 रुपीज़ पे हम कितना ख़रीद रहे हैं, 9 केजीज़, 4 + 5 9। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे मार्केट के लिए यहाँ पे शेड्यूल प्रॉपरली बना दिया। तो ये हमारा टोटल यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शन। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ जगहें होंगी जहाँ पे कोई भी हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, उन्हीं से मिलता जुलता यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स ऑन विच द कस्टमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम and demand for which fall in its price. It is named after the 19th century economist रॉबर्ट गिफिन, जिनको हम लोग सर रॉबर्ट गिफिन कहते हैं। गिवन गुड्स हमारे एक इन्फीरियर गुड्स होते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं अपने लार्ज पार्ट ऑफ इनकम को इन्वेस्ट करते हैं, इनकी डिमांड फॉल हो जाती है जब प्राइस कम होती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है, जब प्राइस फॉल होगी तो डिमांड बढ़ेगी, बट गिवन गुड में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे इसकी प्राइसेस फॉल होती हैं तो डिमांड भी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, मेज़, ज्वार, सीरियल्स जो हम यूज़ करते हैं खाने में, उनका। अब दूसरा आता है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील हमारा क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज़ विच सर्व एज स्टेटस सिंबल, इंक्रीज सोशल प्रेस्टीज और रिचनेस। अब यहाँ पे क्या है, स्नॉब अपील का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए स्टेटस सिंबल के लिए हो। आईफोन हमारा बहुत महंगा है लेकिन उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो हो रहा। क्यों? जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि आईफोन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलरली उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन लग जाता है और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ज्वेलरीज़ हैं, गोल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, प्रीशियस मेटल है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, वही होते हैं स्नॉब अपील। उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब यहाँ पे समटाइम्स हम लोग को लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी या इस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उस पर भी हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अभी सोना बहुत महंगा चल रहा है, गोल्ड अभी बहुत महंगा है, और हमें लगता है कि फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा, तो अभी हाई रेट पे ही हम कई किलो या ग्राम हम सोना ख़रीद के रख लेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी और अभी भी प्राइस कम है और हमें लगता है फ्यूचर में और कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अभी ना ख़रीद के हम फ्यूचर के लिए रुक जाएंगे। तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम प्राइस में भी डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है बाद में उसकी प्राइस और कम हो जाए, तो भी यहाँ पे एक्सेप्शन लग जाएगा और डिमांड फॉलो नहीं होगा। इमरजेंसी, अगर वॉर लाइक सिचुएशन होता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो हर चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं और शॉर्टेज हो रहा है मार्केट में, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद के स्टोर करने लगते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हाई हो जाती हैं, और फिर भी हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करके खरीद के स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन लग जाता है और डिमांड फॉलो नहीं होती, लॉ ऑफ डिमांड। क्वांटिटी प्राइस रिलेशनशिप, हमें कभी पापा को या मम्मी को शॉपिंग करते देखा होगा, तो देखा होगा वो कहते हैं कि हमेशा
कुछ चीज़ें महंगी ले लेनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हम समझते हैं कि क्वालिटी हमारा प्राइस से रिलेटेड होता है। हम एक नॉर्मल शूज़ ख़रीद के पहनते हैं कैंपस का, और फिर उसी की जगह हम लोग एक वुडलैंड का शूज़ ख़रीदते हैं। वुडलैंड का महंगा है लेकिन उसकी डिमांड तब भी है। नाइकी का हम ख़रीदते हैं या हम एडिडास का ख़रीदते हैं, वो सब महंगे ब्रांड है लेकिन तब भी हम उनको ख़रीदते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो महंगे हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो ज़्यादा समय तक हमारे लिए काम करेंगे और कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा एक्सेप्शन लगता है और लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती। चेंज इन फैशन, अगर मान लीजिए कोई चीज़ की प्राइस कम हो जाती है और वो फैशन से आउट हो जाता है तो भी हमारी डिमांड फॉल हो जाएगी, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। जैसे कि आईफ़ोन के पुराने वर्जन हैं इस समय मार्केट में, वो कम दाम में है लेकिन तब भी हम उन्हें नहीं खरीदते, क्योंकि क्या है, वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, फ़ैशन उनका जा चुका है। और जो आईफ़ोन के नए वर्जन्स आते हैं वो हमारे लिए भाई अभी लेटेस्ट हैं, नए हैं, महंगे भी हैं, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट हैं इसलिए हम उनको तब भी ख़रीदते हैं। तो ये होते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए एप्लीकेबल होता है। होप कि आप इसको अच्छे से पॉइंट्स पढ़ लें और इनके पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लें। मेक श्योर कि आप लोग एग्ज़ाम में इसके पॉइंट ज़रूर लिख के आइएगा। एंड 5 to 6 पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी। आप इस पॉइंट्स को अच्छे से लिखिएगा, बोल्ड राइटिंग में लिखिएगा और फिर अंदर एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया है, एज ए कैजुअली मैंने बता दिया है। हाँ, एक पॉइंट और, क्वांटिटी प्राइस रिलेशनशिप में हम लोग इनको यहाँ पे इसको वेबलिन इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। होप डू यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। होप आप सभी को पसंद आए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।